हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्सिव डिसीज़। तो देखिए क्या हो रहा है, नाम से ही क्लियर हो पा रहा है कि गैस्ट्रो का मतलब होता है क्या, स्टमक, एंड ईसोफेजियल का मतलब होता है क्या ईसोफेगस, एंड रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है कि वापस से बैकफ्लो होना या वापस से आना, ठीक है। एंड डिसीज़, तो जो हमारी ये डिसीज़ है GERD, ये किससे रिलेटेड है? ईसोफेगस एंड स्टमक से रिलेटेड है। तो हमें GERD समझने से पहले थोड़ा यहाँ समझना होगा कि जो फूड है वो कैसे स्टमक में आ रहा है, उसके बाद हम डिसीज़ को आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए क्या होता है कि जब हम फूड को स्वालो करते हैं तो जो हमारी ईसोफेगस है वो क्या करती है, फूड को कैरी करके हमारे स्टमक में छोड़ती है, ठीक है। और जो मूवमेंट होता है फूड में वो कौन सा होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए हमारे स्टमक में आता है। लेकिन होता क्या है यहाँ पर मित्रों कि जो हमारा लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर पाया जाता है यहाँ पर, तो ताकि जो फूड है अगर वो स्टमक में आ जाए तो वापस से बैक फ्लो ना हो, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, एक स्फिंक्टर होता है। लेकिन जो GERD डिसीज़ है, GERD जो अभी हम पढ़ेंगे, तो उसमें हो क्या रहा है कि किसी कारण से जो हमारा स्फिंक्टर है वो क्या कर देता है, अपना काम करना बंद कर देता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि वापस से बैक फ्लो होने लगता है फूड का, ठीक है। और वापस से बैक फ्लो होने लगता है फूड का, और फूड यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो अगर वापस से बैक फ्लो होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ईसोफेगस में। तो चलिए अब हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन को और क्या होता है ये, ठीक है। तो देखिए, एसिड रिफ्लेक्स इज कंडीशन वेयर गैस्ट्रिक जूसेस कंटेनिंग एसिड ट्रेवल बैक फ्रॉम द स्टमक इनटू द ईसोफेगस कॉजिंग इन्फ्लामेशन एंड डैमेज, ठीक है। तो देखिए आप समझ पाएंगे कि जब फूड यहाँ पर हमारे किस में, स्टमक में आता है तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो क्या होता है, HCl होते हैं, एंजाइम होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर एसिडिक बोल रहे हैं, गैस्ट्रिक जूसेस जो कि मिल जाते हैं। वो क्या हो रहा है कि अगर ईसोफेगस काम करना बंद कर देता है, सॉरी स्फिंक्टर बंद कर देता है अपना काम करना, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो गैस्ट्रिक जूसेस है जो क्या हो रहा है, वापस से बैकफ्लो हो रहा है। अब अगर गैस्ट्रिक जूसेस वापस से बैकफ्लो होगा तो आपको पता ही है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक HCl होता है, तो ये जब बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, और इससे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, यहाँ पर जो स्टमक होता है इसमें तो म्यूकोसा लेयर करती है। लेकिन यहाँ पर जो ईसोफेगस है इसमें ऐसा कोई वो नहीं होता प्रोटेक्ट करने का, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन होने लगती है जब गैस्ट्रिक जूसेस ईसोफेगस में क्या होने लगता है, रिफ्लेक्स होने लगता है। तो ये कंडीशन होती है। आपने भी देखा होगा कि कभी भी क्या होता है कि हमें खट्टी डकार जैसी आने लगती है, बहुत ज़्यादा कड़वाहट सी डकार आती है। तो यही होता है उस कंडीशन में कि जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है वो क्या होने लगता है, वापस से ईसोफेगस में रिफ्लेक्स होने लगता है, तो हमें खट्टी जैसी डकार आने लगती है, बहुत कड़वापन महसूस होने लगता है, ठीक है। तो ये होता है गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स डिसीज GERD। देखिए, सम पीपल एक्सपीरियंस दिस प्रॉब्लम रेगुलरली। क्या होता है कि अगर कुछ पर्सन में हमें ज़्यादा समय से ये प्रॉब्लम रेगुलरली देखने को मिल रही है, ज़्यादातर गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स डिसीज़ देखने को मिल रही है जिन पीपल में, तो होता क्या है कि हैव अ कंडीशन कॉल गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्सिव डिसीज। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्सिव डिसीज। अगर एक आध बार आपको दिन में आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अगर ये रेगुलरली होता है, रेगुलरली किसी पर्सन को ये कंडीशन होती है कि जो उसका गैस्ट्रिक जूस है वो वापस से बैकफिल हो रहा है ईसोफेगस में, तो उस कंडीशन को तब हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्सिव डिसीज है उसे, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर की जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्सिव डिसीज है वो होती क्यों है, उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या कारण से जो होती है। तो देखिए, वन कॉमन कॉज ऑफ एसिड रिफ्लेक्स डिसीज इज स्टोमक एबनॉर्मली कॉल्ड हाइटल हर्निया। तो हाइटल हर्निया होता क्या है कि देखिए, जो हमारा क्या होता है कि जो हमारा डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम के किसी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा स्टमक है वो किसी कारण से ऊपर चला जाए, उसकी जो लेयर होती है, ऊपर पार्ट होता है वो ऊपर से किसी वजह से खिसक जाए, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या मिलता है कि जो देखने को मिलती है ये डिसीज GERD। एंड यहाँ पर हम बात करते हैं क्या, स्पाइसी और फैटी फूड। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड लेते हैं, तेल से बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप बाहर में मार्केट में समोसा कुछ भी खा रहे हैं उल्टा सीधा, तो उस कारण से भी क्या हो सकता है कि गैस्ट्रिक मतलब कि गैस्ट्रिक की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। एंड सिगरेट स्मोकिंग, अगर व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट का इस्तेमाल कर रहा है, पी रहा है, तो उस कंडीशन में हो सकता है। एंड चॉकलेट भी बहुत ज़्यादा घातक होती हैं। एंड कैफीन, अगर एल्कोहल व्यक्ति ले रहा है, बहुत ज़्यादा शराब पीता हो, तो उस कंडीशन में भी होता क्या है कि उससे GERD की कंडीशन देखने को
को मिलती है, मतलब कि गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सिव डिसीज़ देखने को मिलती है। एंड ओबिसिटी वाली पर्सन है, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा व्यक्ति क्या है मोटापा है उसमें, तो क्या होता है कि उसे ये डिसीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। एंड स्नैकिंग क्लोज टू बेड टाइम, अगर आप क्या करते हैं नाश्ते के बाद तुरंत ही सो जाते हैं, ठीक है, लेट जाते हैं, आपने जैसे ही खाना खाया और आप लेट गए, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जो आपका फूड है वो स्टमक से वापस से क्या होने लगता है कि बैकफ्लो होने लगता है उसका, किसमें, ईसोफेगस में। तो आपको क्या होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन होने लगती है, आपको खट्टी डकार, आप बोलेंगे कि एकदम से खट्टी सी कड़वाहट सी डकार आने लगती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में होता है ईटिंग सर्टेन फूड, अगर आप बहुत ज़्यादा एकदम से फूड खाते हैं तो उस कंडीशन में देखने को मिलता है। एंड एस्पिरिन एंड आइबुप्रोफेन, अगर आप इन टैबलेट का यूज करते हैं जैसे कि एस्पिरिन एंड आइबुप्रोफेन, तो इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है कि एसिड रिफ्लेक्सिव डिसीज देखने को मिलती है। एंड सर्टेन मेडिकेशन रिफ्लेक्सर्स, अगर आप ये वो मतलब कि आरामदायक जो मेडिसिन होती हैं, ठीक है, अगर वो लेते हैं तो उस कंडीशन में भी हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है, कौन सी, गैसेट एसिड रिफ्लेक्सिव डिसीज। ये जो डिसीज़ होती है बता दूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा ही पीपल में देखने को मिलती है, ठीक है। गैसेड एसिड जैसे हम बोलते हैं नॉर्मली गैसेड एसिड रिफ्लेक्सिव डिसीज। तो जिन व्यक्ति को ये डिसीज़ होती है, GERD डिसीज़ होती है, उनमें क्या कॉजेज़, क्या साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें हार्ट बर्न। हार्ट बर्न एक ऐसी कंडीशन है जो हमें मेनली कॉज होती ही है। आप देखेंगे कि सीने में जलन जैसी महसूस होने लगती है, क्योंकि देखिए जो गैस्ट्रिक जूसेस है अगर वो रिफ्लेक्स होगा, ठीक है, ईसोफेगस में, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो एसिड ही है, तो एसिड जब वापस से बैकफिल होगा तो आपको बर्निंग सेंसेशन होने लगती है, मतलब कि हमारे जो हार्ट होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्निंग जलन जैसी महसूस होने लगती है, ठीक है। रीजर्नेशन का मतलब ये होता है कि बैकफिलो होना, इससे हमारे माउथ में क्या होता है कड़वा टेस्ट जैसा आने लगता है। जब भी क्या होता है कि फूड बैकफिलो होता है तो आपने देखा होगा कि एकदम कड़वी सी डकार आने लगती है, उस टेस्ट अजीब सा टेस्ट आने लगता है, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग क्या है, ब्लोटिंग में मतलब कि हमारा जो एब्डोमेन है एकदम से भरा भरा लगने लगता है, जैसे हमारा पेट पहले से ही भरा हो, ठीक है। एंड ब्लडी एंड ब्लैक स्टूल, अब जो स्टूल है वो ब्लडी क्यों होगा, मतलब कि जो स्टूल के साथ जो खून है, ब्लड है, वो क्यों आएगा, क्योंकि देखिए इसके कारण जब गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लेक्स डिसीज होगी, मतलब कि जो गैस्ट्रिक होगा वो आपस से क्या होगा कि ईसोफेगस में रिफ्लेक्स होगा, तो जो ईसोफेगस है उसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो ब्लड निकलेगा तो वाकई में वो कहाँ जाएगा, हमारे क्या होगा स्टूल में है, स्टूल से वापस आएगा, मतलब कि उसका एक्सक्री आउट होगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या क्या देखने को मिलता है, ब्लडी वॉमिटिंग, मतलब कि वॉमिट के साथ क्या हो गया कि ब्लड भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन होता है हमारी ईसोफेगस में तो उसके साथ जो ब्लड निकलेगा तो वो क्या होगा, बेसिकली हमारी वॉमिटिंग में वो बाहर आएगा, ठीक है। बर्पिंग होगा, ठीक है। बर्पिंग क्या है, बर्पिंग का मतलब होगा है कि हिचकियाँ आती हैं, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हमें हिचकियाँ आने लगती हैं, ठीक है, हिचकियाँ भी आती हैं। देन चेस्ट पेन होता है, छाती में आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे कि जलन सी हो रही है, जलन सी महसूस होगी, ठीक है। एंड डिफ़िकल्टी एंड स्वैलिंग, आप जो भी कुछ खाना खा रहे हो उसमें स्वैलो करने में दिक्कत होगी, ठीक है। एंड नोज़िया होगा। हॉर्सनेस का मतलब होता है हमारी आवाज़ में चेंज देखने को मिलेगा, जो हमारी आवाज़ होती है, वॉइस होती है, वो क्लियर तरीके से नहीं आ पाएगी, ठीक है। एंड वेट लॉस होगा, जो वज़न है वज़न में भी कमी होगी। मल्टीपल अल्सर भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब गैस्ट्रिक जूसेस अगर रिफ्लेक्स हो रहा है तो इससे ये क्या हो करेगा, इन्फ्लामेशन करेगा, एंड इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा अल्सर भी देखने को मिलेंगे। वीजिंग, मतलब वीजिंग ड्राई कफ होगा, जो कफ है वो ड्राई कफ होगा। हॉर्सनेस एंड क्रॉनिक सोर थ्रोट, मतलब कि जो गला होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, ठीक है। करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात की, हम इसका कैसे डायग्नोस्ट करते हैं, कैसे ठीक करते हैं। तो डायग्नोस्ट इवैल्यूएशन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ईसोफेगोगैस्ट्रोड्यूडेनम स्कोपी। तो इसका नाम बड़ा क्यों है, इसमें होता क्या है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस पर एंडोस्कोपी करते हैं। इस एंडोस्कोप मतलब एंडोस्कोप के जरिए एंडोस्कोपी की जाती है। वो एंडोस्कोपी कहाँ कहाँ पर की जाती है, तो वो कहाँ कहाँ पर की जाती है, ईसोफेगस में एंड ड्यूडेनम पार्ट में एंड स्टमक में। तो इसीलिए इसका नाम तीनों मिलाकर रखा गया है ईसोफेगोगैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी, मतलब कि ड्यूडेनम पार्ट में करते हैं, ईसोफेगस में करते हैं, स्टमक में करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक लेज़र लाइट लगी होती है, कैमरा लगा होता है, जिसके जरिए क्या करते हैं, एंडोस्कोप के जरिए हम इसका एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद क्या है, बायोप्सी।
बायोप्सी में पता ही होगा कि आप कुछ मतलब कि जो टिश्यू होती है, सेल्स होती है, उसका पार्ट लेकर उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है। एंड बेरियम स्वालो एक ऐसा होता है, ऐसा पार्ट होता है कि जब बेरियम जो व्यक्ति को एक कंडीशन है उसे हम बेरियम दे देते हैं ताकि वो स्वालो कर ले। जब वो स्वालो करता है तो उससे क्या होता है कि उसके बाद जो उसका अगर एक्सरे लिया जाता है तो जहाँ पर बेरियम होता है तो क्या होता है, लाइट जैसा दिखने लगता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पूरा लाइट ही दिख रहा है। लेकिन जहाँ पर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो गया है, जैसे इसोफेगस में इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ ब्लैक सा यहाँ पर छूट जाता है, रह जाता है। तो उस कंडीशन में हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो गया है, ठीक है। एंड क्या होता है, यूरेस टेस्ट एंड एच पाइलोरीज करते हैं। तो ये डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन किए जाते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, मैनेजमेंट की, कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एंटी एसिड दी जाती हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं, जो कि क्या करती हैं, न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। जो बहुत ज़्यादा एसिड का सिक्रेशन हो रहा है हमारे स्टमक में, तो वो क्या कर सके, उसे न्यूट्रलाइज कर सकें, ठीक है। इसलिए कौन कौन सी, माइलोक्स, माइलेंटा एंड ज्यूलोसिल टैबलेट दी जाती हैं, ठीक है। एंड चलिए इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो ये क्या करती हैं, एक्ट एसिड मेकिंग सेल इन द स्टमक एंड रिड्यूस एसिड प्रोडक्शन। तो देखिए जो सेल हैं स्टमक की, जो क्या कर रही हैं, एसिड का सिक्रेशन कर रही हैं, तो वो क्या कर सके, उसे रिड्यूस कर सके एसिड के प्रोडक्शन में। इसलिए हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं। उसमें कौन कौन सी टैबलेट होती हैं, तो देखिए ओमेप्राजोल दे सकते हैं, रिमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल दी जाती हैं, एंड आइसोप्राजोल। ये क्या होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, इंजेक्शन भी होते हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, हम व्यक्ति को दे सकते हैं। एंड एसिड सप्रेसेंट मतलब कि एसिड को कम करने के लिए कौन कौन सी टैबलेट दी जाती हैं, सिमेटिडिन दी जाती है, रेनिटिडिन एंड निजाटिडिन एंड फॉर्मेटिडिन। ये क्या होते हैं, इंजेक्शन भी होते हैं, टैबलेट फॉर्म में भी आती हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं किसके, सर्जिकल मैनेजमेंट। अभी तक हमने ये क्या देखा, मेडिकल मैनेजमेंट देखा कि हम मेडिकल में क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद समझते हैं हम क्या, सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है, निसेन फंडोप्लिकेशन। निसेन फंडोप्लिकेशन में होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा क्या है, स्टमक होता है, ठीक है। स्टमक की ऊपरी साइड क्या होता है कि यहाँ पर जो सर्जन होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्रकार से जोड़ लगा देते हैं जहाँ पर ये स्पेंटर होता है, ठीक है। तो अगर किसी कारण से स्पेंटर ने अपना काम करना बंद कर दिया तो क्या कर देता है, यहाँ पर जो सर्जन होते हैं वो कट लगा के यहाँ पर स्विचरिंग कर देते हैं, ताकि जो स्पेंटर है वो ठीक तरह से वर्क करने लगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि स्पेंटर जो खराब हो गया है वो दोबारा से बनने लगता है, ठीक है। एंड